हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल पर। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, यानी जो करेंटली में अप्रैल 2023 के जो बोर्ड एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, करेंटली में ख़त्म नहीं हुए हैं। तो अभी हाल ही में रिसेंटली 2-4 दिन पहले जो विज्ञान का पेपर आया था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज कि पेपर का लेवल क्या था, मॉडरेट लेवल है, इजी लेवल है या हार्ड लेवल, किस तरीके का पेपर है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आई होप आप लोगों के पेपर अच्छे जा रहे होंगे, आप लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिए। एंड चलिए डिस्कशन करते हैं। जैसे इससे पहले मैंने 2023 का अभी रिसेंटली में जो मैथ का पेपर हुआ है, मैथमेटिक्स का, उसका भी मैंने उसकी वीडियो बना रखी है। वहाँ वीडियो आप चैनल में जाके वॉच कर सकते हैं। पेपर बिल्कुल बहुत ही इजी लेवल, हम कह सकते हैं कि इजी लेवल आया। जिस बच्चे ने भी थोड़ी सी भी अगर मेहनत करी होगी, नॉर्मल मॉडरेट लेवल की भी अगर तैयारी करी होगी, तो उस स्टूडेंट का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा। और स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग इसके बारे में कि इसका लेवल क्या रहा है इस बार। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इस प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न हैं, जिसमें सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी ऑल क्वेश्चन आर नेसेसरी, यानी 30 के 30% कंपलसरी हैं, आपको करने ही हैं। बाकी डिटेल्स हर पेपर में आप जानते ही हैं। प्रश्नों हेतु निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका समुचित उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्प प्रश्न है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए हैं। सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न संख्या 2 से 9 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 1 का प्रत्येक खंड 1 अंक का है और प्रश्न संख्या 2 से 9 तक 1 अंक के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 10 से 15 तक 2 अंक के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 16 से 23 तक 3 अंक के और प्रश्न संख्या 24 से 30 तक 4 अंक के। जैसा आपको मालूम है कि साइंस में मैक्सिमम मार्क्स 4 मार्क्स से ही होते हैं। इस प्रश्न पत्र में समग्र पर कोई विकल्प नहीं है, तथापि कतिपय प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में केवल एक विकल्प का ही उत्तर देना है, जिसमें अथवा में 2 क्वेश्चन दिए होते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं उसमें कि दोनों क्वेश्चन आते हैं, उस एक्साइटमेंट में दोनों क्वेश्चनों को वहाँ वो लोग कर आ जाते हैं, बट ये रॉन्ग वे है। आपको दोनों क्वेश्चन नहीं करने हैं, अथवा में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको करना होता है, अदरवाइज़ आपके नंबर कट सकते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखने के लिए बच्चे इस प्रकार की गलतियां करते हैं, तो उन्होंने भी, उत्तराखंड बोर्ड ने भी यहाँ पे एक गाइडलाइंस दे दी है, इसको पढ़ना भी ज़रूरी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा एक विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इस विलियन का पीएच मान संभवतः होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पहले वाले का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4। क्योंकि नीले लिटमस को लाल कौन करता है? विलियन का। कौन सा विलियन? जो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो अम्लीय प्रकृति का इसमें से कौन सा है? देखिए 7 उदासीन होता है, ये नहीं होगा। 14 क्या है? क्षारीय है, तो क्षारीय नहीं होगा। जो पीएच वैल्यू में आप लोगों ने देखा होगा 1 से लेके 14 तक नंबर होते हैं, 14 तक। यहाँ पे 7 क्या होता है? उदासीन। ना ये क्षार होता है ना ही अम्ल होता है, जिस तरीके से पानी। तो इससे नीचे तो सब अम्लीय होंगे, लेकिन 7 से ऊपर जितने भी हैं वो सब क्षारीय प्रकृति के होंगे। तो 14 क्षारीय प्रकृति का है, 7 उदासीन है, 10 7 से ऊपर है, यानी ये भी क्षारीय है। तो विलियन कौन सा हुआ? 7 से नीचे कौन सा है? 4। तो 4 ऑप्शन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। ख नंबर देखिए, इसका एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? मेथेट, यानी कार्बन की संख्या कितनी होगी इसमें? 2 होगी। 3rd नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। अब उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक शॉर्ट लाइन में बता देता हूँ। उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल यानी एसिड, जो अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं और वह जल बनाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ऐसे ऑक्साइड जो क्षार और अम्ल के संग अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। तो
थर्ड नंबर इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एल्यूमिना यानी Al2O3 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? इंसुलिन। देखिए इंसुलिन का ये जो 1 बाय 1 है हम लोग क्लियर करते हुए जाते हैं। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन जब व्यक्ति को मधुमेह रोग यानी डायबिटीज़ हो जाती है तो उसको उसके अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, तो इंसुलिन बाहर इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन ये भी था, यहाँ पे आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, मैं इस तरीके से बताते हुए चल रहा हूँ। तो इंसुलिन क्या है? एक मानव हार्मोन्स है। एस्ट्रोजन भी एक मानव हार्मोन्स है जो मादा में पाया जाता है यानी स्त्री में पाया जाता है। थायरोक्सिन भी एक मानव हार्मोन्स है, लेकिन इसमें साइटोकाइनिन जो है वो एक पादप हार्मोन्स है। तो इसका आंसर चौथा नंबर का यानी फोर्थ नंबर साइटोकाइनिन विल बी राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो मानव के नेत्र में बहुत सारे भाग होते हैं। मानव नेत्र के चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा, कार्निया होती है, पक्षमापी होती है, कचाब होता है, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से अलग अलग पार्ट होते हैं। तो कौन से एक पार्ट में मानव नेत्र के वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी जब हम वस्तु को देखते हैं तो वो वहाँ बनता है, तो वो है रेटिना। रेटिना यहाँ पे कहीं है नहीं, तो रेटिना को हिंदी में बोलते हैं दृष्टिपटल यानी दृष्टिपटल। नाम से भी पता चल रहा है दृष्टि यहाँ पे यानी ऐसे पटल, कौन से पटल पे बनती है? दृष्टिपटल पे बनती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं हम लोग, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक। इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे एक्साइटमेंट की वजह से क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। यहाँ पे ये जो है मैं दोनों चीज़ बताऊंगा आपको कि गलती कहाँ करते हैं बच्चे और क्वेश्चन कितना आसान रहता है, आसान होने के बावजूद भी गलत कर देते हैं। देखिए विद्युत प्रतिरोध नहीं पढ़ते हैं बच्चे, विद्युत का एसआई मात्रक, तो वो क्या लगा देंगे? एम्पियर। बट यहाँ एम्पियर इसलिए होगा क्योंकि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ये सही है। लेकिन यहाँ प्रतिरोध लिख रखा है तो हमको विद्युत प्रतिरोध देखना है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है, यानी आर का प्रतिरोध क्या होता है? ओम होता है। ओम को डिनोट करते हैं इस सिंबल से, प्रतिरोध आर यानी रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर सेकेंड नंबर ओम सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? क्षमता के लिए आपको सूत्र लगाना होगा। देखिए इसका मैंने एक सूत्र बताया था, क्षमता यानी पावर क्यों किससे दर्शाएंगे हम लोग? P से। तो P इक्वल टू अवतल लेंस है, अवतल लेंस के लिए माइनस लग जाएगा क्योंकि इसकी फोकस दूरी माइनस में होती है। ये मैंने बताया था चिन्ह परिपाटी में, राइट हैंड को जाते हैं तो प्लस, लेफ्ट में माइनस, अप प्लस और डाउन माइनस। तो अवतल लेंस में माइनस की इसका जो सूत्र था 100/f सेंटीमीटर में। अब यहाँ कितना दे रखा है? देखिए सेंटीमीटर में दे रखा है, तो P इक्वल टू -100 अपॉन यहाँ पे f की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लोग 20 लिख लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5 किसका? माइनस का। और P यानी क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। तो डायोप्टर हो जाएगा, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। तो इसमें आंसर देखेंगे माइनस का 5D कौन सा? ये वाला, यानी फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। -5D इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? बायोगैस का मुख्य अवयव ये सभी को मालूम है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है? मीथेन। मीथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मीथेन इसके संगठन में 55% भागीदारी होती है। मतलब जो बायोगैस बनती है वो 55% मीथेन गैस से मिलकर बनती है और बाकी अन्य गैसें भी होती है। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस धातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता रहता है और ये जनरली हम लोगों ने भी देखा है कि उस धातु यानी धातु को सामान्यतः गुण हमने क्या देखे? धातु चमकीली होती है, उनकी सतह चमकीली होती है, कठोर होती है थोड़ी, यानी सॉलिड होती है और उनकी सतह चमकती है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें अपवाद है। कौन? धातु
तो उस धातु का नाम पूछ रखा है और प्रतीक भी बताइए, तो वो धातु का नाम क्या हो जाएगा, मरकरी। प्रतीक अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे तो Mg, यानी मरकरी को Mg से डिनोट करते हैं, ये प्रतीक हो जाएगा यानी सिंबल हो जाएगा। धातु का नाम क्या हो जाएगा, मरकरी, मरकरी, और ये सामान्य ताप पे द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा थर्मामीटर पे, जो पुराने थर्मामीटर टाइप के आते थे उसमें क्या होता है, उसके अंदर मरकरी भरी होती है और सामान्य ताप पर क्या है, लिक्विड यानी द्रव्य अवस्था में रहती है। जैसी थोड़ी सी हीट मिलती है उसको, जैसे हमारी बॉडी की, तो वो वैसी क्या होता है, रन होने लगता है, यानी बहुत सेंसिटिव होती है, वो पिघलने लगती है, मेल्ट होने के बाद वो ऊपर चढ़ जाती है। तो वहाँ से हम लोग एक मेजर यूनिटी लिखी होती है, वहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि कितना फीवर है। तो वही मरकरी है ये, जो धातु है और सामान्य ताप पर यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर क्या रहती है, द्रव्य अवस्था में रहती है, ये सॉलिड पे नहीं रहती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। इसके लिए हम लोगों को सिंपल सा क्या करना है, सिंपल सा हमको रासायनिक सूत्र देना है। इन्होंने यहाँ पे शाब्दिक रूप में समीकरण दे रखा है, हम लोगों को अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण इसको बनाना है। हाइड्रोजन को हम लोग क्या लिख देंगे, H2 प्लस क्लोरीन को क्या लिखते हैं, Cl2 क्लोरीन। आप इससे अभिक्रिया करके हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए हाइड्रोजन में 2 है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट में क्लोरीन का 2 है, लेकिन यहाँ क्लोरीन एक ही है। अगर इसके सामने हम लोग 2 लगा दें तो पूरा प्रॉपर बैलेंस हो जाएगा। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है। रिएक्टेंट यानी अभिकारक में क्लोरीन की संख्या 2 है और वहाँ पर भी क्लोरीन की संख्या 2 है, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम तथा द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या बताइए। आवर्त, चलिए मैं यहाँ थोड़ी सारणी, एक सिंपल सारणी बना के आप लोगों को बता देता हूँ। सारणी किस प्रकार से हमारी आधुनिक जो मॉडर्न सारणी है इस तरीके से बनी हुई है, जो ये लंबी लंबी लाइनों पे हैं, ये कहलाते हैं। जैसे यहाँ से अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो ये आवर्त काउंट करते हैं, और ऊपर से नीचे को देखेंगे तो क्या होगा, समूह। ये क्या है, आवर्त है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। इस तरीके से हमारी आवर्त सारणी बनी हुई है। यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये हीलियम है, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से आगे चलते हुए हैं। तो देखिए पहले आवर्त में अगर इस तरीके से देखें, पहले ही आवर्त में कितने तत्व हैं, अब यहाँ देखिए 1 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व हैं। और द्वितीय वाले में देखेंगे तो यहाँ तो मैंने ऐसे ही बनाया है, काउंट करके नहीं बनाया है, तो कितने हैं, 8 हैं। यहाँ से यहाँ तक ऐसे गिनेंगे तो 8 हैं, यानी दूसरे में भी 8 हैं और तीसरे में भी 8 हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम में 2 और दूसरे तीसरे आवर्त में 8 होते हैं, या दूसरे का पूछ रखा है, 2 दूसरे का बताएंगे, प्रथम का 2, तो 2 8 इसका आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोगों को इस तरीके से ही लिखना है। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं। देखिए उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र, वहन मतलब किसी चीज़ को ले जाना लाना ही वहन कहलाता है। अब पादप में वहन क्या चीज़ होगी, मतलब उसको खाने पीने के लिए यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए, या अपने आप को उच्च संगठित बनाने के लिए उसको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, पोषण की ज़रूरत होगी। उन चीज़ों को पोषण कहाँ से लेंगे, वो ज़मीन से लेंगे, पानी लेंगे, और जो हम खाद वगैरह डालते हैं वो लेंगे, तो पानी रसारोहण के रूप में लेंगे। तो वह कौन से घटक हैं, उनका जो वहन तंत्र कौन है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, जाइलम। जैसे हमारे भोजन की पहली स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मुंह, ग्रासिका से होती है। उसको पचाने लायक मतलब अंदर ले जाने लायक, निगलने लायक कौन बनाता है, सलाइवा, यानी जो हमारी लार रहती है। लार क्या करती है, भोजन को चिकनाहट देती है, जिससे हमारे गले में नहीं लगता है। तो इसी तरीके से वहन पादप में भी वहन तंत्र होते हैं, जो भोजन को मतलब रसारोहण पानी के रूप में ऊपर नीचे ले जाते हैं।
तो वो काम कौन करता है, जाइलम करता है, और एक फ्लोएम होता है। ये दो घटक हैं, या एंजाइम भी कह सकते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, ये दो चीज़ हैं, यानी एंजाइम भी कह सकते हैं। पादप हार्मोन्स। अब देखो भारत में क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है। विद्युत धारा, कौन सी विद्युत धारा है ये, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। प्रत्यावर्ती दो विद्युत धारा होती है, डीसी और एक एसी, अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, धारा की आवृत्ति पूछिए तो 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज हो जाएगी। ये एक एक सेकेंड में क्या होती है, इसकी दिशा बदलती रहती है, अल्टरनेटिव करंट होता है। एक क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, वैसे तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक हम लोग कई एक फॉर्म में ले लेते हैं, लेकिन विद्युत धारा का जो व्यापारिक मात्रक है, व्यापारिक मतलब हम जो घरेलू भाषा में यूज करते हैं, आप लोगों ने मीटर में भी देखा होगा, घर में जो मीटर लगे होते हैं, किलोवाट पर घंटा, यानी किलोवाट घंटा हम इसमें यूज करते हैं। यानी यूनिट जब देखते हैं हम लोग घर की, तो इस मात्रक में आप लोग देखेंगे यूनिट भाई, ठीक है, किलोवाट पर घंटा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, KWH आप लिख के आ जाएंगे, किलोवाट घंटा। क्वेश्चन नंबर 8, रक्तदाब का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है। रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मेजर किससे करते हैं, तो डॉक्टर जो हमारे ब्लड प्रेशर को मेजर करता है उसको हम कहते हैं रक्तचाप मापी द्वारा, रक्तचाप मापी। रक्तचाप मापी, या फिर हम लोग क्या कह देंगे उसको, स्फाइग्नोमैनोमीटर, इससे स्फाइग्नोमैनोमीटर, स्फाइग्नोमैनोमीटर या फिर रक्तचाप मापी, इन दोनों में से कोई एक आप लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सौर सेल बनाने के लिए मुख्यतः किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है सिलिकॉन का, यानी Si, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका एक औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। हाइड्रोजनीकरण क्या है। अब हाइड्रोजनीकरण हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ मैं थोड़ी सी 1-2 लाइन की परिभाषा है तो लिख तो पाऊंगा नहीं, तो मैं आपको समझा देता हूँ। हाइड्रोजनीकरण क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पैलेडियम की एक धातु है, पैलेडियम और निकिल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन के योग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है तो इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, हाइड्रोजनीकरण क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पैलेडियम और निकिल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में, उत्प्रेरक है मतलब ये कैटालिस्ट हैं जो रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देती हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जब लोग निकिल और पैलेडियम जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, तो इसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। एक औद्योगिक अनुप्रयोग क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग घी बनाना, घी वनस्पति तेलों में असंतृप्त वसा, घी आदि बनाना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 2 नंबर का है, आप एक क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन लिखेंगे एंड इसका एक औद्योगिक अनुप्रयोग एप्लीकेशन लिख देंगे, घी बनाना, वनस्पति ऑयल बनाना। निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC में नामकरण कीजिए। IUPAC में नामकरण करना है हमको, यहाँ पे देखना है 11 का क नंबर, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। तो हम अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं CH3 CHO, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, एथेनॉल। मेथ एथ यानी 2 कार्बन है, एथ एथेनॉल, एथेनॉल इसका आंसर हो जाएगा। आप देखिए नेक्स्ट देखते हैं ख नंबर में क्या बोल रखा है, CH3 CCH
H यानी CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H यानी C8, ये हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई इसमें क्रियात्मक समूह इंक्लूड नहीं है, यानी फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है जैसे COH, CHO यहाँ नहीं है, तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा IUPAC नेम इसका हाइड्रोजन मेथ एज प्रोप, तो प्रोप यह मैं नामकरण करके दिखा देता हूँ आपको, प्रोप प्लस तीन आबंध से, जो कार्बन ये वाला जुड़ा हुआ है 3 आबंध से, और 3 आबंध को हम लोग क्या लिखते हैं आइन, एक आबंध को एन, 2 आबंध को इन और 3 आबंध को आइन बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपाइन। क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। तो चलिए ये भी हो गया है हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? प्रतिवर्ती क्रिया सिंपल सा मैं बता दूं, अब मैं शॉर्ट बताते हुए जाऊंगा, वीडियो काफ़ी लॉन्ग बन चुकी है देखो दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग बनने की वजह से मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जितना भी है मैं शॉर्ट करता हुआ आपको डिस्क्राइब चलूँगा। लेकिन ये जो पेपर का लेवल है वो अभी तक मॉडरेट लेवल का पेपर है, मतलब बहुत अच्छा पेपर आया है आप लोगों का, आप लोगों ने अच्छा किया होगा। एंड हमारी वीडियो में बने रहिए, अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया, यानी इस नाम से ही समझ में आ रहा है प्रतिवर्ती यानी प्रति, मतलब किसी विशेष उद्दीपन के कारण जब हमारे अंदर जब हम लोग कोई क्रिया करते हैं तो उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। विशेष उद्दीपन मतलब यदि आप चल रहे हो, चलते चलते अचानक से अगर आपके पैर में कील चुभ जाती है तो अचानक से आप रिएक्ट करेंगे। आप उसमें ये नहीं सोचेंगे कि भाई मैं कौन सी जगह में हूँ, कौन से स्थान में हूँ, लोग मुझे देख के क्या कहेंगे, तो आप ये बिल्कुल नहीं सोचोगे, आप बिल्कुल नहीं सोचते, उसमें तुरंत क्या करोगे? क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया दोगे। जैसे ही आपके पैर में कील चुभी आप झटके से पैर उठाओगे, उसके लिए ये नहीं सोचोगे कि भाई मुझे कोई देख रहा है या कोई हंस रहा है, ये नहीं सोचोगे। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिवर्ती क्रिया, यानी वह क्रिया जो हम किसी बाहरी उद्दीपन बाहरी उद्दीपन मतलब हमारे ऊपर कोई क्रिया हुई उद्दीपन से, मतलब बाहरी कारणों से कोई हमारे ऊपर अचानक से क्रिया हुई, किसी ने हमको थप्पड़ मार दिया तो अचानक से हम रिएक्ट करेंगे, या किसी ने गर्म पानी में हमारा हाथ डाल दिया तो एकदम झटके से बाहर निकालेंगे। तो ये क्या है? उद्दीपन है। बाहरी उद्दीपन के कारण हम पे जो क्रिया होती है, हमारे अंदर हम जो क्रिया करते हैं उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क की क्या भूमिका है? प्रतिवर्ती क्रिया की मस्तिष्क से कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि मस्तिष्क तो अगर सोचता तो फिर ये सोचते ना भाई हम कि भाई हम लोग इतने बड़े पब्लिक में बैठे हुए हैं, एकदम से हाथ उठाएंगे या पैर उठाएंगे कील चुभने पर, लोग क्या सोचेंगे, हंसेंगे, तो ये हम नहीं सोचते। तो मस्तिष्क से उसकी कोई भूमिका नहीं होती है, ये डायरेक्ट इंटरलिंक होता है मेरुरज्जु मेड्यूला से। तो यहाँ ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब चलते क्वेश्चन पे, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो सिंपल सा आप आंसर देंगे, यहाँ पे देखिए रद्दी सा क्वेश्चन है भाई। प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण पादप द्वारा भोजन बनाने की एक प्रक्रिया है। जिसको नहीं आता वो भी इतना लिख सकता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? पादप द्वारा भोजन बनाने की एक प्रक्रिया है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा कच्ची सामग्री कहाँ से लाता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा कच्ची सामग्री क्या क्या है देखिए। अब सूर्य का प्रकाश मैंने अभी बताया, तो सूर्य का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से लेता है, जो पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं और पर्णहरित के पत्तों के द्वारा। जल कहाँ से मिलता है? एक तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश। दूसरा क्या है? जल कहाँ से? जाइलम फ्लोएम के द्वारा वो जल प्राप्त कर लेता है, नीचे जड़ों से या पेड़ पत्तियों से भी, रंध्रों के द्वारा भी जल प्राप्त करता है और वहाँ से निष्कासन भी होता है। पौधों की कच्ची सामग्री और कहाँ से है? जल, सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित यानी वो उसमें ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये कच्ची सामग्री हैं जो कहाँ से प्राप्त होती हैं, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैं तो आपको 10 ही क्वेश्चन बताने वाला था, लेकिन क्वेश्चन पेपर इतना ठीक ठाक लेवल का आया है। दृष्टि दोष किसे कहते हैं? दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये आपको लिखना है। तो भाई मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए ये उल्टा होता है, बच्चे हमेशा
गलत करके आते हैं। दूर दृष्टि सोच लेते हैं कि दूर की दृष्टि खराब है, तो आप अपोजिट समझना। दूर दृष्टि दोष का मतलब ये है उसकी पास की दृष्टि खराब है। यदि निकट दृष्टि दोष होता तो इसका मतलब उसको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, तो आप उल्टा करके चलोगे। दूर दृष्टि दोष का क्या मतलब, वह व्यक्ति जिसे निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, ऐसे दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा इसका आंसर डेफिनेशन आपको क्लियर कर दी है। वीडियो भाई काफ़ी लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आपको इसका आंसर अच्छे से मालूम होना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे, तो इसके निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस, इसके लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। चिपको आंदोलन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो हमने पूरा आधा क्वेश्चन पेपर हम लोग हल कर चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ मात्र 20-25 मिनट की वीडियो पे हम लोगों ने पूरा 14-15 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। तो आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है। इजी टू मॉडरेट के मिडिल में आप कह सकते हैं, यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन इस बार क्वेश्चन पेपर बनाया है। कोविड से भी अच्छा क्वेश्चन पेपर मैं कह सकता हूँ इसको। तो आप क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 में क्या है, चिपको आंदोलन क्या है भाई, चिपको आंदोलन इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ये आपका एसएसटी का भी क्वेश्चन है और साइंस में भी क्वेश्चन दे दिया। चिपको आंदोलन सिंपल सा बात है कि पर्यावरण संरक्षण या पेड़ों के बचाव के लिए एक आंदोलन चलाया गया था गौरा देवी के द्वारा, जिसे चिपको आंदोलन कहते हैं। क्योंकि क्वेश्चन 2 ही नंबर का है, आपको पूरी खिचड़ी महाभारत नहीं लिखनी है। ऐसा नहीं लिखना है कि गौरा देवी के द्वारा ये चलाया गया था फलानी जगह से, चमोली से, फिर इसके ये है, इसके स्थापक ये है, इसका नेतृत्ववाद में इन्होंने किया। तो इतना बहुत सारा चीज़ें नहीं लिखनी है आपको। सिंपल था, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन में आप आंसर देंगे। चिपको आंदोलन क्या है, तो गौरा देवी द्वारा चलाया गया आंदोलन वृक्ष संरक्षण यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए था, जिसमें पेड़ों को बचाने के लिए महिलाएं पेड़ों से चिपक गई थी। इसका नेतृत्व जो किया था वो गौरा देवी ने किया था। इसे ही चिपको आंदोलन कहते हैं। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। देखिए, जब अभिक्रियाशील धातु को तनु, भाई मैं अब थक भी गया हूँ थोड़ा सा और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए मैं अब क्वेश्चनों का आंसर नहीं बताऊंगा, बस क्वेश्चन को स्क्रॉल करते हुए जा रहा हूँ, आप देखते हुए चलिए। बाकी आपको कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम, डाउट्स है किसी क्वेश्चन में, या मैंने कोई क्वेश्चन बताया और आपको बहुत और अच्छी तरीके से आता है, तो आप उस चीज़ को भी एक्सप्लेन यहाँ पे कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। आप कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, जब अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। भाई मेरी प्रॉब्लम है कि जो क्वेश्चन मेरी क्या सभी की होती है, मतलब जो क्वेश्चन आता है तो बिना बताए आंसर रहा नहीं जाता है, लेकिन वीडियो लंबी होने की वजह से सॉरी मैं बता नहीं पा रहा हूँ, अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम स्क्रॉल करते हुए जाते हैं। आयनिक यौगिकों का क्वथनांक उच्च क्यों होता है, कार्बन के 2 अपर रूपों का नाम बताइए। सिंपल से क्वेश्चन है। कार्बन के 2 अपर रूप, भाई क्या हो गए कार्बन के 2 अपर रूप, ग्रेफाइट हो गया और C60 कह सकते हो आप, फुलरेंस कह सकते हो। कार्बन के 2 अपर रूप है। 2 तत्व X और Y के परमाणु क्रमांक के क्रमशः 11 और 17 है। भाई 17 किसका होता है, सीधी सी बात है, क्लोरीन का 17 होता है। 11 किसका है, तो 11 आप निकाल लूँगे यहाँ से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, यानी सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तत्व X और Y आवर्त सारणी में कहाँ स्थित है, ये भी आपको बताना है। निम्नलिखित यौगिकों में इलेक्ट्रॉन की बिंदु संरचना, ये तो भाई मैंने बहुत अच्छी तरीके से कराया था और इन्हीं के बिंदु संरचना भी मैंने कंप्लीट करा रखे हैं। तो आई होप, मुझे भरोसा है कि बच्चे ज़रूर इसको करके आए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट, व्रकाणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। यानी किडनी का, मानव किडनी का आपको यहाँ पे सचित्र वर्णन करना है। सचित्र वर्णन करने का अर्थ होता है उसके साथ साथ आपको उसकी क्रियाविधि भी बतानी है। 19 है, मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ चित्र आपको बनाना है। तो मानव पाचन तंत्र में आप बनाओगे तो उसमें आमाशय आपको स्टोमक दिखाना पड़ेगा, यकृत लीवर दिखाना पड़ेगा, बड़ी आंत, लार या अथवा में दे रखा है पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ चित्र बनाइए। तो भाई सिंपल सी बात है, इसको कोई भी बना लेगा। भाई आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्तिका बनानी है। वर्तिका इस तरीके से बनाओगे और ये क्या बना दोगे,
शुक्राणु यानी बीजाणु, बीजांड कहते हैं इसको, बीजांड लिख दोगे और अंडाशय लिख दोगे इसको ओवरी। एंड ये वर्तिकाग्र है आपका, पराग कोश इस तरीके से आप दिखा दोगे भाई, सिंपल सी बात है, यही आपका बन जाएगा। और ये आपने पंखुड़ियाँ बना दी, यहाँ पर पंखुड़ियाँ लिख दोगे वर्तिकाग्र, ये पराग वर्तिकाग्र, ये पराग कोश है आपके। तो इस तरीके से यही बन के कम्प्लीट हो गया है। तो 3 चीज़ दिखाई थी, 3 चीज़ आप दिखा दोगे तो अच्छे खासे नंबर यहाँ पे कैरी कर सकते हो। फ्लेमिंग का बाम हस्त का नियम, बाम हस्त का नियम बना दोगे। देन क्वेश्चन नंबर ये है, अब धीरे धीरे हम जल्दी स्क्रॉल करते हैं भाई, आप लोग देखते हुए चलेगा। पारितंत्र से आप क्या समझते हैं, पारितंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका है। सिंपल सी बात है भाई, पारितंत्र क्या है, तो आपने पारितंत्र तालाब में देखा होगा कि बहुत सारे जीव, कीटाणु, बहुत सारी चीज़ें आपस में एक ही स्थान में आपको मिलेंगी। शैवाल भी मिलेगा वहाँ, आपको दूब घास भी मिलेगी, मछली भी मिलेगा, छोटे मोटे कीट मकोड़े, बड़े सांप, तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो वही क्या पारितंत्र है, उदाहरण है। पारितंत्र का अपमार्जक क्या है, तो उसमें अपमार्जक की क्या भूमिका, अपमार्जक की भूमिका ये है कि उसको संतुलन बनाए रखती है और क्लीनिंग साफ़ सफाई का भी काम करती है। क्योंकि सपोज करो कि कोई एक चीज़ अगर मर जाती है, अगर दूसरी चीज़ उसको नहीं खाती तो क्या होगा, वहाँ पे गंदगी फैलेगी, जिससे और किसी को भी और वहाँ रहने वाले क्षेत्रीय जीव जंतु को भी प्रॉब्लम होगी। तो अपमार्जक का कार्य करते हैं। और जीव कीटाणु उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपघटन करते हैं। पोषी स्तर क्या है, पोषी स्तर खाद्य श्रृंखला भाई, ये सब बच्चे जानते हैं, सब बता सकते हैं क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण में जिंक की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है NaOH से एथोनिक अम्ल से। भाई जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पे क्या बनता है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, सीधी सी बात है। तो ये सारे आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त व कितने समूह हैं, ये मैंने अभी बताया था। तो ये सारे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, ये भी मैंने आपको बताया। रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। मनुष्य के आयोडीन युक्त नमक का उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे हैं। पुनरुद्भवन, पुनर्जनन तथा मुकुलन से क्या आशय है, क्या समझते हैं, तो ये आपका जनन वाले चैप्टर से है, रिप्रोडक्शन से। ये बहुत ईजी है। परागण तथा निषेचन से, निषेचन में अंतर बताइए, परागण तथा निषेचन में अंतर बताइए। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है। एक तंत्रिका तंत्र, विद्युत जनित्र का निम्नांकित आरेख बताइए, ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था और मैंने बताया था कि ये रट लेना भाई। और मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन आप कह सकते हो। आप इसको हर बार आता ही आता है। तो पेपर का तो लेवल जो होता है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के पढ़ लेंगे तो लगभग आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, ये आप पढ़ लेंगे। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, यानी लाल क्यों दिखाई देता है। एक उत्तर लेंस, ये क्वेश्चन हो गया आपका। लेंस के लिए क्वेश्चन आ रहे हैं, 2F के बीच हो, प्रकाश वायु से इतना अपवर्तनांक है, वायुमंडल में ओजोन परत का क्या महत्व है, ये सब आप ओजोन परत के बारे में लिख सकते हैं। उसका क्षय क्यों हो रहा है, पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप किन अपनी आदतों में कौन सा परिवर्तन ला सकते हैं। भैया पर्यावरण मित्र बनने के लिए तो जो नॉर्मल सा है भाई, इसके लिए कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ कि इसके लिए किताब पढ़ने की आवश्यकता है। पर्यावरण मित्र यानी पर्यावरण के हम लोग मित्र कैसे बने, कैसे हितैषी बने, मतलब उस पर्यावरण के अनुकूल कैसे बने, उसके लिए आपकी आदतें कौन कौन सी होनी चाहिए। तो उसकी आदतें क्या होनी है, पर्यावरण हितैषी बनने के लिए हमें जो है पर्यावरण के अनुकूल कार्य करने चाहिए। उसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, सिंपल सा अगर आपको नहीं आ रहा है तो 3R का उपयोग करना चाहिए। 3R का उपयोग रिसाइकिल, रीयूज और रिड्यूस। तो हमें 3R का प्रयोग करके हम पर्यावरण के मित्र बन सकते हैं, यानी चीज़ों को रिसाइकिल करके, जो गलने वाली नहीं है उनको रिसाइकिल कर सकते हैं। रीयूज यानी रीयूज कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतल फेंकना छोड़कर उसे हम लोग किसी अन्य काम में, यानी दाल रखने के काम में या घर के किसी और सामग्री रखने के काम में हम उसको यूज कर सकते हैं दोबारा। रिड्यूस, बाकी जो रिड्यूस हो सकते हैं उसको रिड्यूस भी करेंगे। तो 3R का उपयोग करके हम लोग अपनी आदतों को अच्छी आदतों को डालकर पर्यावरण के मित्र हितैषी बन सकते हैं। तो क्वेश्चन पूरे 30 के 30 यहाँ कंप्लीट हुए। मैंने वीडियो को शॉर्ट वीडियो में, मतलब छोटी सी छोटी वीडियो में कवर करने की कोशिश की थी भाई, लेकिन थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई। तो आई होप मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इससे आपको
यकीनन फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं लेकिन मैं देखता हूं कि वीडियो लाइक नहीं हुई है ज़्यादा। क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो आपके एक लाइक करने से ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच पाएगी जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, नीडी पर्सन से। मेरा जो है मेन उद्देश्य यही है कि लोगों तक वीडियो पहुँच पाए जो इसके नीडी है, जिन्हें आवश्यकता है, वो लोग इस चीज़ का लाभ उठा पाए। तो दोस्तों इट्स रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ एंड तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।